AK सिंह साहब, मैं एक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि एक जरा मामला जो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि वो कल मोदी जी एक चीज और कह रहे थे कि मोदी अखबार और टीवी की सुर्खियों से नहीं बना है। मोदी जी का एक पुराना भी आज चल रहा है, जब मोदी जी कहते थे कि इतना भाई आप विज्ञापन में खर्च कैसे कैसे कर रहे हैं और इसकी जगह क्या क्या आप काम कर सकते थे। लेकिन अगर मोदी जी अखबार और टीवी की सुर्खियों से नहीं बने हैं, तो क्या आपको समझ में आता है मोदी जी किस उससे बने हैं? क्योंकि ये कल वो बार बार सीना ठोक के कह रहे हैं कि मोदी अखबार और टीवी की सुर्खियों से नहीं बना है। AK सिंह साहब, मुझे लगता है कि वो गिल्टी कॉन्शियस है, हीन भावना से ग्रस्त होकर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर फुल पेज का विज्ञापन है, और एक दैनिक जागरण अखबार जो हम लोगों के इलाके से निकलता है उस पर तो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर पूरी पेज का विज्ञापन है, टेलीविजन चैनल्स पे है, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम मिनिस्टर का चेहरा नहीं है पेट्रोल पंप पे, प्रधानमंत्री का चेहरा हर पेट्रोल पंप पे है। तो ये कहना कि मैं अखबारों की सुर्खियों से या टेलीविजन चैनल्स पे मेरे फोटो आने से मेरी जो पर्सनालिटी है वो लोगों के दिलों में नहीं बैठी है, ये प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ये कह के कि इसी की बदौलत लोग मुझे जानते हैं और प्रचार के ही कारण मेरी पहचान बनी है। इसको प्रधानमंत्री इनकार नहीं कर सकते हैं। ये तो उनका कहना गले से नीचे ही नहीं उतरता है। क्यों? बिना प्रचार प्रसार के इतना प्रचार प्रसार तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं कराता होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड जो तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या डिक्टेटर्स भी नहीं इस तरह का अपने यहाँ अखबारों का दुरुपयोग करते हैं जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो वो जो कुछ भी बने हैं वो उसके पीछे प्रचार प्रसार का एक बड़ा हाथ है, इसे नहीं इनकार कर सकते हैं। और अब लोग मानने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसको लोग मान लेंगे। उनका प्रचार प्रसार देखकर अब लोगों के अंदर कोफ्त होने लगी है कि प्रधानमंत्री जी अब वो चाहते भी हैं। आप देखे ही होंगे अभी कुछ दिनों पहले एक वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन था जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके बगल में आए तो उन्होंने हटा दिया कि तुम चेहरे में तुम फोटो फ्रेम में तुम कैसे आओगे। राजनाथ जी को एक बार आपने देखा ही होगा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर उनके पैरेलल चल रहे थे, थोड़ा तो रोक कर उन्होंने कहा कि आप आगे जाइए मैं पीछे हो जाता हूं। तो प्रचार के तो भूखे ही हैं और वो जानते हैं कि मीडिया के जरिए इस देश के लोगों को गुमराह किया जा सकता है। लोग गुमराह भी हो रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा है। नहीं AK सिंह साहब, मुझे एक चीज ये बताइए AK सिंह साहब, क्या वो बेचारे हैं? क्योंकि वो जो एक बार बार है कि मैं ये कर रहे हैं कि मैं बेचारा, मुझे सब लोग गाली देते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूं। एक्चुअली जो मेंटेलिटी है ना हमारे साउथ ईस्ट एशिया की, उसमें बेचारे लोगों के पक्ष में लोग खड़े होते हैं कि जब किसी को पनिशमेंट मिलता है तो चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ उसके साथ, ये हुआ, तो वो बेचारगी दिखाने मेरे पक्ष में माहौल बनेगा, मैं इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि विक्टिम कार्ड कब तक खेलेंगे आप, उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि ताकत आपके हाथ में, आप विक्टिम कैसे हो सकते हैं? आप तो लोगों को कल्प्रिट और विक्टिम बना रहे हैं। अब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है और अब ये नहीं चलने वाला है और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ माहौल बन रहा है, ये बात सबके सामने आ रही है। लोग अब बहस करने लगे हैं जो हार को समर्थन है, जैसा ब्रिजेश सिंह सर कह रहे थे कि उनके जो समर्थक थे, अब लोग पहले हमला करते थे, यदि हम बातें करते थे, हम लोग एक विचारधारा, हमारी यूनियन एक विचारधारा से चलती है, हम मजदूरों के पक्ष में बातें करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो जो उनकी विचारधारा के यूनियन के लोग थे या मजदूर संघों के लोग थे, जब कोई बात होती थी तो वो झगड़ा करने पर आमादा हो जाते। लेकिन अब वो हम लोगों की बातों को चुपचाप सुनते हैं, मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान उनको दिखाई दे रहा है। जी जी जी
जी, मैं एक ब्रजेश जी, एक्चुअली ये मैं ब्रजेश जी से भी पूछ सकता था, लेकिन चूंकि आप हैं सामने, यूनियन की बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा प्रश्न इससे थोड़ा आउट ऑफ, ये जो अडानी जी का पूरा जो चल रहा है उसमें एक चीज और निकल के आ रही है कि रोजगार देने के मामले में ये काफी पीछे हैं। मतलब जैसे दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, लेकिन जब रोजगार देने की बात आ रही है तो ये बहुत पीछे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप जैसे जो यूनियन के लोग हैं जिनको लगता है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या मिलना चाहिए, उसमें ये भी कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट ऑफ वरी है कि अगर आप इतने बड़े हैं तो उसके बाद आप रोजगार क्यों नहीं। वो जैसे मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी तमाम कंपनियां तो फर्जी हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? जो इंटरनल जो माइक्रोफोन वो दिखा रहे हैं तो इसका उसमें मतलब तमाम इंटरनल कंपनियां उनकी फर्जी माइक्रोफोन हैं। है। और जो अब आ प्रधानमंत्री, रहा है पक्का ना? जो प्रधान, तो अब आप ले आओ मेरे को उसमें, मतलब नहीं स्क्रीन नहीं, आप आ रहे आवाज आ रही है, मैं ला रहा हूँ। हाँ बस ला रहा हूँ, बस जस्ट ये खत्म कर लें अपना। जी जी सिंह साहब खत्म करिए, AK सिंह साहब। तो जैसे सॉरी। जैसे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं उनकी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तब ना रोजगार देंगे। आप तो ट्रेडिंग करते हैं और मैनिपुलेट करके अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं इधर से उधर। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जो अदानी साहब के भाई साहब हैं, विनोद अदानी, इनसे जुड़ी 38 शेल कंपनियां, मैं कुछ के नाम बताना चाहता हूं आपको। एलारा नाम की कंपनी ने गौतम अदानी के कंपनियों में 24,766 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो उसकी पूंजी का 99%, 99%। मोन्टेसरो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 37,000 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट ने 8200 करोड़, और इसमें एक भी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। 8200 करोड़, 8,200 करोड़ इन्वेस्ट किया, और इस कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं। क्रिस्टा फंड्स 674 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, जो उसकी पूंजी का 89.5% है। पीपीएमएस इन्वेस्टमेंट ने 18,986 करोड़ इन्वेस्ट किया, जो उनकी पूंजी का 99.4% है। न्यू लैंड लियाना इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स 13,000 करोड़ इसने लगाया, जो उसकी पूंजी का 97.9% है। एलटीडी इन्वेस्टमेंट फंड ने 13,000 करोड़ लगाया, जो उसकी पूंजी का 97.9% है। ओपेल इन्वेस्टमेंट फंड ने 613 मिलियन डॉलर लगाया, जो उसकी पूंजी का 100% है। अपनी 100% पूंजी उसने लगा दी। एल्बुना इन्वेस्टमेंट और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक नहीं किया। तो इसी तरह का एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्वेस्ट फंड, वेस्परा फंड्स, मार्शल ग्लोबल कैपिटल्स, फ्लश ग्लोबल जैसी कंपनियां जो है, ये बेनामी निवेश की है इन कंपनियों ने। इन सबके पते एक हैं, इन सबके पते एक है, और मैनेजर भी एक है। इनका कोई फोन नंबर नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है इनका। तो ये सब जांच का विषय। तो जब आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट करेंगे? ये सब शेल कंपनियां हैं इनकी, इसलिए कोई एम्प्लॉयमेंट और रोजगार देने वाले लोग ये लोग नहीं है। ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। और ऐसे जैसे हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं ना कि जीडीपी बढ़ गई। इन हम 5 के बीच में अगर अदानी जी आके बैठ जाएं तो उनकी भी संपत्ति हम लोग की संपत्ति में जोड़ दिए जाए तो जीडीपी तो बढ़ ही जाएगी। तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी जी। तो अब चले जाएंगे तो तुरंत गिर जाएगी। तो इसलिए जो जीडीपी बढ़ रही है और रोजगार नहीं बढ़ रहा है, ये सब मैनिपुलेशन का सब्जेक्ट है। और इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। ये दोस्ती क्यों है? और ठीक है वो नहीं दोस्त, नहीं मैं इसका सख्त हूं। दोस्ती की जांच नहीं हो सकती। दोस्ती दोस्ती है भाई, हो गई इसमें दोस्ती क्या, दोस्ती प्रेम इन सब की क्या जांच हो सकती है? ये तो किसी से भी, किसी का भी कहीं भी आ सकता है। हमारे तिरंगा ओढ़ के भ्रष्टाचार पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं, तिरंगा ओढ़ के। ठीक है। मैं AK सिंह साहब कुछ कहना चाहना, बोलिए अरविंद जी। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। मैं पिछले साल 2 बार, एक बार जून में गया और एक बार जुलाई के लास्ट में कश्मीर गया, 2 बार। तो मैं दूसरी बार जब गया तो टैक्सी से पहलगाम जा रहा था श्रीनगर से। तो अनंतनाग में जब हम लोग की टैक्सी पहुंची तो आर्मी CRPF वालों ने रोका और आगे पीछे गाड़ियां खड़ी हो गई। तो मैं जिस टैक्सी में था, इनोवा थी,
उसके बगल में एक ये 16 सीटर जो होता है ट्रेवलर, ये आके बिल्कुल मेरी टैक्सी से सटा के खड़ा किया। तो मेरी टैक्सी वाला थोड़ा लाइन से थोड़ा सा राइट की तरफ आया, तो सामने से जो सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर है वो दौड़ता हुआ आया और बहुत तेज कूद के उसने उसके फाटक पर लात से मारा और उसका वो फाटक पचक गया और बंद हो गया, खुल नहीं रहा था, क्योंकि उस सामने से आर्मी की कॉन्वॉय आ रही थी। तो जब आर्मी की कॉन्वॉय आती है तो सारी व्हीकल्स को रोक दिया जाता है। ये अनंतनाग शहर के अंदर था। तो मेरे पीछे जो मेरे साथी लोग बैठे हुए थे, वो थोड़ा राष्ट्रवादी टाइप के लोग थे, मेरे साथ के में थे लोग। तो मैंने कहा कि जो गुस्सा है वो समझा आपने क्यों है? वो टैक्सी वाला कह रहा है कि बाबूजी मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं, और ये बताइए मेरा इतना नुकसान कर दिया इसने। तो इस तरह का ट्रीटमेंट अगर हमारे गोरखपुर में या लखनऊ में या देवरिया में कोई दरोगा आकर किसी टैक्सी वाले के या किसी गाड़ी वाले को इस तरह लात मारता, तो लोग उसको मार मार के ठीक कर देते उस दरोगा को साथ। वो पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था, ड्राइवर बहुत अच्छा था, लेकिन उसने कहा सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं जो मयूर जानी साहब कह रहे हैं उसमें मैं ये ऐड करना चाहता, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं उस दर्द का।